नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि इस दुर्घटना से पहले आखिरी 4 मिनटों में क्या हुआ था। बारामती में मौसम बिल्कुल साफ था, इसके बावजूद यह घटना कैसे हुई। आज हम इस दुर्घटना का संपूर्ण विश्लेषण आप सबके लिए करेंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इस दुर्घटना को लेकर। आप जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या हुआ इस प्राइवेट प्लेन में कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज हमने अपने हिसाब से इस पर बहुत रिसर्च की है और वो सारी कहानी आज आपके सामने हम पेश करेंगे। हमारे देश में जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो उसमें एक षड्यंत्र के एंगल पर हमेशा बात होती है। इस विमान दुर्घटना को लेकर भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने षड्यंत्र की किसी भी संभावना से इनकार किया है और कहा है कि यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। और आखिर में आपको एक कुत्ते की वफादारी की ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 भाइयों की बर्फ में फंसने की वजह से मौत हो गई और 4 दिन तक उनके शव बर्फ में यूं ही पड़े रहे। दुर्घटना के समय उनके साथ उनका एक पालतू पिटबुल कुत्ता मौजूद था और ये डॉग इस भयंकर सर्दी में, इस बर्फबारी के बीच बिना कुछ खाए पिए 4 दिन तक बिना हिले अपने मालिकों के शवों की रक्षा करता रहा, ये सोचकर कि ये दोनों भाई जल्द ही उठ खड़े होंगे। आज इस डॉग की कहानी आप सब तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको वो कहानी सुनाएंगे जो आपको बताती है कि इंसान जिंदगी के पीछे लगातार भागता रहता है और यही जिंदगी एक दिन उसके साथ बेवफाई करती है। और मौत जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है वो हमेशा बिना लेट हुए समय पर आती है। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। 66 साल की उम्र में जिंदगी ने अचानक उन्हें धोखा दे दिया और मौत बिना कोई नोटिस दिए अचानक अजीत पवार के सामने आकर खड़ी हो गई। आज सुबह अजीत पवार मुंबई से एक प्राइवेट प्लेन में बारामती के लिए रवाना हुए और 8:44 पर उनका ये प्राइवेट प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में अजीत पवार सहित प्लेन में मौजूद 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सबसे पहले आप बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश के ये 2 सीसीटीवी वीडियोस देखिए। ये असल में सीसीटीवी वहां लगे हुए थे और इनमें ये प्लेन क्रैश रिकॉर्ड हो गया। ये विमान लैंडिंग के समय क्रैश हुआ और इसके धमाके की तीव्रता से आप समझ पाएंगे कि यह दुर्घटना कितनी भीषण थी। इस प्लेन क्रैश के ठीक बाद इस विमान में आग लग गई, जिसमें लगभग पूरा विमान जलकर नष्ट हो गया। इसमें सवार लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे, यहां तक कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर की पहचान भी उनकी कलाई में बंधी हुई घड़ी से की गई। समय का चक्र देखिए कि अजीत पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी घड़ी ही है। अजीत पवार को घड़ियों का बड़ा शौक था, लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उनकी पहचान उनकी घड़ी से की जाएगी। अब आपको अजीत पवार की आखिरी तस्वीर दिखाते हैं। आज इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। ये तस्वीर आज सुबह इसी विमान में बैठने के बाद ली गई थी।
लेकिन तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये उनकी आखिरी तस्वीर बन जाएगी। बारामती एयरपोर्ट पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने यह कहा कि जब विमान नीचे आ रहा था तब ऐसा लगा कि वो क्रैश हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में ये विमान क्रैश हो गया। तुला आठवते आम्ही गोजबावीमध्ये राहतो आणि आमच्या पाठीमागेच विमानतळ म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं, ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं. गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो. ते असं वरती जायचं ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला. मग आम्ही पाहिलेलं, आम्ही बाहेरच होतो तेव्हा म्हणजे 8:45 पावणे 9ला ही घटना झालेली. मग आम्ही खूप घाबरलेलो. आमच्या घराच्या पाठीमागे त्याचे पाठे सगळे पडलेले होते आलेले. मग आम्ही सगळे म्हणजे पट्टीवरती माणसं आहेत ना एरोप्लेनची, त्यांना फोन केलं, त्यांना कळवलं. ते नंतर आले, पोलीस हे आले, मग ते अग्निशामक आला आणि ते खूप मोठा म्हणजे जाळ झालेला 15 मिनिटं असा विजत नव्हता. ते सगळे आले असे म्हणजे उभा राहिलेले. मग नंतर विजवला आणि ते पोलीस आल्यानंतर आमच्या घरी आले, म्हणले पाणी द्या. मग आम्ही एवढा मोठा जाळ झाला की म्हणजे बादल्या नेल त्या पाण्याच्या, पण आम्ही काहीच करू शकलो नाही. तरी पण त्या दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली. बहुत दुख भरी दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शोक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको अजीत पवार की आखिरी तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, और इसमें सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये आज उनकी आखिरी तस्वीर है। अजीत पवार इस प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके पीएसओ बैठे हुए हैं। कितनी आसानी से हम अपने आगे की योजना बना लेते हैं, कितनी आसानी से हम अपने अगले दिन का, अगले हफ्ते का, अगले महीने का पूरा कार्यक्रम बना लेते हैं। कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि कल इतने बजे मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जैसे कि हमें पूरा यकीन हो कि हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। और अजीत दादा को भी ये पूरा यकीन था कि जब वो बारामती जाएंगे मुंबई से, तो बारामती में लोग उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और वो वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और इसी यकीन के साथ वो इस प्राइवेट प्लेन में बैठे थे। लेकिन कौन जानता है, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ये उनकी आखिरी तस्वीर साबित होगी। जिस व्यक्ति ने ये तस्वीर खींची है उसे भी नहीं पता होगा कि वो अजीत दादा की आखिरी तस्वीर इस समय खींच रहा है। हम सब लोग कितने ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने सितारे देखते हैं, ग्रह दशा देखते हैं, पूछते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। अजीत दादा ने भी बहुतों से पूछा होगा, उनकी जन्म पत्री न जाने कितने ज्योतिषियों पंडितों के पास रही होगी, लेकिन शायद ही किसी ने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा, शायद ही किसी ने उन्हें यह बताया होगा कि 66 वर्ष की उम्र में अचानक से मौत उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये अपने आप में हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अजीत पवार जिला परिषद चुनाव के लिए बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर आ रहे थे, और वो सुबह 8:10 पर मुंबई से करीब 255 किलोमीटर दूर बारामती के लिए रवाना हुए। उनके विमान ने करीब 35 मिनट तक बिना किसी परेशानी के उड़ान भरी। ये क्योंकि ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी थी।
और करीब 8:18 पर इस विमान के पायलट ने बारामती के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी से पहली बार बात की। तब पायलट ने बारामती में हवा की रफ्तार क्या है ये जानने की कोशिश की, विजिबिलिटी के बारे में पूछा। विजिबिलिटी का मतलब है कि पायलट को कितनी दूर तक साफ दिखाई दे रहा है, और एटीसी ने उन्हें बताया कि बारामती में इस समय हवा बिल्कुल शांत है, मौसम ठीक है और जो विजिबिलिटी है वो करीब 3 किलोमीटर तक है। 3 किलोमीटर की जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि लैंडिंग से पहले आखिरी कुछ मिनटों में क्या हुआ था। लगभग 8:40 पर यह विमान लैंडिंग करने के लिए आसमान से नीचे की तरफ आने लगा। जब एटीसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है, तब पायलट ने कहा कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए उन्होंने लैंडिंग को अबॉर्ट करके हवा में एक और चक्कर लगाया और फिर दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की। दूसरी कोशिश में भी सबसे पहले पायलट ने यही कहा कि मुझे रनवे दिखाई नहीं दे रहा। एटीसी ने पूछा, आपको रनवे दिख रहा है? पायलट ने कहा, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। और फिर 8:43 पर पायलट ने अचानक ही यह कहा कि अब रनवे उन्हें दिखाई दे रहा है, और फिर एटीसी ने विमान को लैंडिंग की अनुमति दे दी। और इसके सिर्फ 1 ही मिनट के बाद बारामती की इस हवाई पट्टी पर यह विमान उस स्थान पर क्रैश हुआ जहां से रनवे की शुरुआत होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि बारामती में मौसम बिल्कुल साफ था। इसके बावजूद यह दुर्घटना कैसे हो गई, ये एक जांच का विषय है, और इस दुर्घटना की जांच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम अब कर रही है। ये एक सरकारी एजेंसी है जो हवाई जहाज से जुड़े तमाम हादसों और गंभीर घटनाओं की जांच करती है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर, और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बारामती में कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, ये एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई नियमित एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाई जहाज़ों का ट्रैफिक, ये कह लीजिए आवाजाही जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ एटीसी की जो भूमिका है वो बारामती में ही मौजूद लोकल फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के इंस्ट्रक्टर्स या फिर पायलट निभाते हैं। बारामती एयरपोर्ट पर एक छोटा सा रनवे है जिसकी लंबाई करीब 1770 मीटर है। इस एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी में विमानों की लैंडिंग में मदद करने के लिए नेविगेशन के उपकरण भी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक प्रॉपर एटीसी है ही नहीं, क्योंकि ये रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है। यानी पायलट्स को लैंडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई मदद एटीसी से वहां पर नहीं मिलती है, जो टेक्निकल मदद बड़े एयरपोर्ट्स पर मिलती है। और इस एयरपोर्ट पर सिर्फ प्राइवेट प्लेन्स ही उतरते हैं। जो विमान क्रैश हुआ, इसका निर्माण कनाडा की एक बड़ी मशहूर एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है बॉम्बार्डियर। बॉम्बार्डियर दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है और इसके विमान बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। और बॉम्बार्डियर के इस विमान के मॉडल का नाम है लियरजेट 45XR। बॉम्बार्डियर ने इस मॉडल की शुरुआत वर्ष 2010 में की थी। ये एक हाई स्पीड मिड साइज प्राइवेट जेट है जिसमें 8 यात्री सफर कर सकते हैं। करीब 57 फीट लंबे इस विमान की रफ्तार लगभग 850 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और एक बार में यह विमान लगभग 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और बॉम्बार्डियर के इस मॉडल के विमान पिछले 5 वर्षों में दुनिया भर में 4 बार क्रैश हो चुके हैं। वैसे तो इस विमान को बहुत सुरक्षित माना जाता है। बॉम्बार्डियर का जो नाम है
सिविल एविएशन की दुनिया में वो काफ़ी बड़ा नाम है। बहुत सुरक्षित विमान इसके माने जाते हैं। इनकी जो साख है बॉम्बार्डियर की वो काफ़ी अच्छी है। ये विमान दिखने में छोटा है, लेकिन अपनी ताकत, लग्जरी और स्पीड की वजह से ये दुनिया भर के वीआईपीज, बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा है। क्रैश हुए विमान को दिल्ली की एक VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। इस कंपनी के पास कुल मिलाकर 17 विमान हैं और इन 17 में से 7 विमान बॉम्बार्डियर के यही लियरजेट विमान हैं। ये कंपनी प्राइवेट विमान किराए पर देती है और आज दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का निर्माण वर्ष 2010 में हुआ था। यानी ये जो विमान है ये 16 साल पुराना था। वैसे 16 साल पुराना विमान बहुत पुराना विमान नहीं माना जाता सिविल एविएशन की दुनिया में, और असल में ये देखा जाता है कि इस विमान ने कितनी उड़ान भरी थी, कितना चला था। लेकिन तो भी 16 साल कोई बहुत बड़ा वो फैक्टर नहीं है। इस कंपनी के मालिक विजय कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि इस विमान में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और इसे उड़ाने वाले पायलट भी काफी अनुभवी थे। Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But a he has misapproach. already taken 2 loops. How is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. 1,500 hours. Okay. Yeah. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. Captain Sumit Kapoor was a very good friend of mine, very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me, he was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. तो इस कंपनी के मालिक ये कहते हैं कि मेरा प्लेन जो है वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। पायलट्स जो थे वो बड़े अनुभवी थे और वो ये भी कहते हैं कि इस विमान के जो पायलट थे वो बड़ी बड़ी एयरलाइंस में पहले काम कर चुके थे और ये दुर्घटना शायद इसलिए हुई क्योंकि पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर रनवे दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने ये क्यों कहा ATC को कि मुझे अब रनवे दिखाई दे रहा है। असल में इस पूरी कहानी में जो एक लूप होल दिखाई देता है वो यही है कि पहले पायलट ने 2 बार ये कहा कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा, फिर अचानक से पायलट ने कहा कि अब मुझे रनवे दिखाई दे रहा है। अब इसमें 2 प्रकार की चूक हो सकती है। पहला ये कि हो सकता है कि पायलट को वाकई रनवे ना दिखाई दे रहा हो और फिर अचानक पायलट ने ये सोचा हो क्योंकि उतरना ज़रूरी है, लैंडिंग ज़रूरी है, उसने ये रिस्क लिया हो और रनवे दिखाई ना देने के बावजूद भी पायलट ने लैंडिंग की हो। ये भी हो सकता है कि पायलट ने ये कहा हो कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा, हम लैंड नहीं कर सकते और अजीत दादा ने उनसे ये कहा हो कि नहीं आप लैंड करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। ये जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो पता चलेगा कि ये जो कॉल है लैंड करने का, जो फैसला है, ये किसने लिया था और क्यों लिया था। जब रनवे दिखाई नहीं दे रहा था तो पायलट ने ये प्लेन लैंड क्यों किया। इससे पहले वर्ष 2023 में, ये भी बड़ी खास बात है, 2023 में यानी आज से लगभग 2.5-3 साल पहले इसी VSR कंपनी का यही बॉम्बार्डियर लियरजेट विमान लैंडिंग के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था और तब विमान में सवार सभी 8 लोग बच गए थे, लेकिन दोनों पायलट्स गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो बड़ी बात यह है कि इसी कंपनी का, इसी मॉडल का विमान 2023 में मुंबई में भी क्रैश हुआ था और अब उसी कंपनी का विमान, उसी मॉडल का विमान अब बारामती में क्रैश हुआ है। जब मुंबई में क्रैश हुआ था तब बहुत बड़ी खबर इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, सिर्फ लोग घायल हुए थे और शायद DGCA ने भी और बाकी के हमारे सिस्टम ने भी इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया होगा। बारामती में क्रैश हुए विमान के पायलट थे कैप्टन सुमित कपूर और उनके साथ को पायलट थी फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक। सुमित कपूर को करीब 16,000 घंटे के आसपास का उड़ान का अनुभव था और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक ने न्यूजीलैंड से विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी और उन्हें करीब 1,500 घंटे उड़ान का अनुभव था और उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। शांभवी पाठक के पड़ोसियों का कहना है कि वो काफ़ी मिलनसार स्वभाव की थी
और ये शंभवी की फोटो है। उनके परिवार और उनके जानने वालों का की जो प्रतिक्रिया है वो भी हमारे पास अभी आ रही है और हम आपको उनकी प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। अजीत पवार के अलावा जो पायलट और जो को पायलट थे उनकी जान तो चली ही गई। इनके अलावा इस विमान में एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थी जिनका नाम है पिंकी माली। पिंकी माली पिछले 5 वर्षों से चार्टर्ड फ्लाइट्स में यानी इसी तरह के प्राइवेट प्लेन में काम कर रही थी। पिंकी माली जौनपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने आखिरी बार कल रात को अपने पिता से बात की थी, लेकिन तब उनके पिता को भी ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात कर रहे हैं। बोलना हुआ था कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी। कल सुबह 11 बजे बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। बारामती वही इलाका है जहां से अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और बाद में वही विरासत अजीत पवार को भी मिली और आज उसी बारामती में अजीत पवार की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस समय बारामती के लोग और पवार परिवार गहरे सदमे में है। आज शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सूले अपने चचेरे भाई को याद करते हुए रोने लगी और उन्होंने कहा, सबका लाडला चला गया। प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अजीत पवार के इस अचानक निधन पर शोक जताया है। एकदम लाडला महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर
ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। हम सभी के लिए इस प्रकार के जन नेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफी बड़ा नुकसान हुआ है। विमान दुर्घटना में अजीत पवार के निधन पर उनके चाचा शरद पवार ने किसी भी साजिश की आशंका से इनकार किया है। देखिए, हमारे देश में जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो हमेशा एक षड्यंत्र का एंगल जरूर आता है। चाहे कभी भी कोई विमान दुर्घटना हुई हो, चाहे वो कोई सिविलियन विमान हो, चाहे वो कोई प्राइवेट विमान हो, और ख़ास तौर पर जब उस विमान में कोई वीआईपी होता है, कोई बड़ा नेता होता है, कोई बड़ा उद्योगपति होता है, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़रूर सामने आती है और लोगों को लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। अजीत पवार एक बहुत हाई प्रोफाइल नेता थे, एक सफल नेता थे, इसलिए अब वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं ये दुर्घटना जानबूझकर तो किसी ने नहीं कराई है, अब ये आरोप लगने लगे हैं। लेकिन शरद पवार का कहना है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वो इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विमान दुर्घटना पर सवाल उठाया है और कहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है और मौजूदा जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा ममता बनर्जी ने आज कहा है। I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. नाही हा निवड अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सगळ्यांना सुखग्रस्त कृपा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर हर चीज़ पर राजनीति होती है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए उस पर राजनीति होती है, किसी की मृत्यु हो जाए उस पर भी राजनीति होती है। हमारे यहाँ नेता इतने सारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सारी हैं कि वो हर चीज़ पर राजनीति करना चाहते हैं और आज अजीत दादा के निधन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है और उनके इस बयान के बाद हमारे देश की राजनीति अब दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो नेता हैं जो कहते हैं कि इस दुर्घटना की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। ये तो हम भी कहते हैं कि जांच तो होनी ही चाहिए, ये पता तो चलना ही चाहिए कि दुर्घटना
कैसे हुई? लेकिन इस दुर्घटना के पीछे क्या किसी का हाथ है? क्या किसी की कॉन्स्पिरेसी है? क्या कोई षड्यंत्र है? यह कहना इस पर राजनीति करने के समान ही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि यह दुर्घटना है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनके मुताबिक पहले भी कई बड़े नेता हादसों में मारे गए हैं, इसलिए सवाल पूछना गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की ही मांग को दोहराया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, जबकि बीजेपी कहती है कि शोक की इस घड़ी में इस प्रकार की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस विमान दुर्घटना पर कॉन्स्पिरेसी की बात करना एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। सरकार ने कहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस दुर्घटना की जांच कर रहा है। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, आप सब लोग जाते रहते हैं। अब ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, विल आल्सो डिमांड। अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। इस पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ममता जी बहुत सीनियर एक मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट में रहे हैं। ऐसी बात करके देखो ना, एक मिनट में हर चीज, ऐसी बात जो आप गलत बात करते हो वो हाईलाइट होती है। अब अजीत पवार जी का जो दुख है, दर्द है, आप उसको इधर छोड़ के, अलग छोड़ के, ये आपने एक शुफा छोड़ दिया, एक आपने टोटल ये अनफेयर किया है। और थोड़ी देर पहले हम इस विमान की को पायलट शांभवी पाठक के बारे में बात कर रहे थे। उनके परिवार की प्रतिक्रिया आई है, उनके पड़ोसियों की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। करीब 11 बजे मिली, क्योंकि मैंने न्यूज वगैरह देखी नहीं थी, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है, और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। वो मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला। तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई, क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने ऐसे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। आपके साथ कितना समय बताया शांभवी ने? अब वो समय मतलब कितने समय आपके साथ रही वो यहाँ शिक्षा दीक्षा? तो शिक्षा रही तो वो भैया वो महाराजपुर रहते थे, हम यहाँ रहते। हम तो 98 में यहाँ इस घर में, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तभी हम आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद उनके मेरे बेटे की पोस्टिंग जब आई तब से वो यहाँ, फिर वो 2000 में उसका बर्थ हुआ, तब से वो यहाँ, मतलब कुछ साल रहे, फिर वो कारगिल चले गए, तब बीच में यहाँ वो आ गई। नहीं, तब तो वो पैदा ही नहीं हुई थी, कारगिल के समय तो शी वॉज नॉट बॉर्न। तो अच्छा, शांभवी के माता पिता कहाँ रहते हैं अभी? दिल्ली रहते हैं। क्या आपको लगता था कि शुरू से वो पायलट बनना चाहती है, उसकी बड़ी इच्छा रही होगी? ये तो अब इतना बात तो मुझे नहीं मालूम है कि भाई आजकल कहाँ बच्चे से इतनी बात होती है, कितनी होती है। 4th और 5th तक यहाँ पढ़ी? हाँ, 4th 5th तक यहाँ पढ़ी, फिर दिल्ली लोधी रोड पे बाल भारती स्कूल है ना एयरफोर्स का ही, वहाँ पढ़ती थी। हाँ जी, जब आती थी तो मिलती थी, देखते थे उसको। अभी अंकल नहीं रहे तो अक्टूबर में उनका वार्षिक श्राद्ध था, तो उसमें आई थी, तो 2 दिन रहे वो लोग यहाँ। अभी जब मोहन भागवत जी को लेके आई थी तो फिर उनको छोड़ के फिर यहीं आ गई थी वो दादी को मिलने के लिए। तो 2-2.5 घंटा यहाँ आराम करके फिर चली गई थी। 4th 5th तक मेरे समझ से महाराजपुरा में करी, उसके बाद दिल्ली में। हाँ, वो दिल्ली चले गए थे तो दिल्ली में। बाकी उसने ये इसका कोर्स किया, जो अपने इसके जो पायलट का कोर्स, वो न्यूजीलैंड से किया उसने। फिर एग्जाम देने के लिए हर समय लंदन जाती रहती थी ना वो, हर साल। बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, मिलनसार थी,
तो नहीं तो ऐसे कौन आता मिलने के लिए, 2 घंटे के लिए आ रहा है तो चलो भाई मिलने के लिए चलो। उनके पास टाइम ही कहाँ रहता था, पर वो आती थी मिलने के लिए, चलो उषा आंटी से मिलने। लेकिन आज हम एक बात और भी कहना चाहते हैं। हमारे देश में सिविल एविएशन के क्षेत्र में अब कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। और इतनी सारी दुर्घटनाएं एक ही देश में कैसे हो सकती हैं जिसमें इस देश के इतने बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई इतना बड़ा नेता हमारे देश का किसी प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया है। और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश इतने सारे अपने बड़े बड़े नेताओं को, इतने सारे बड़े बड़े लोगों को सिर्फ प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैशेस में गंवा दे। आखिर इतने सारे क्रैश क्यों हो रहे हैं हमारे देश में, ये सोचने की बात है, इस पर गौर करना चाहिए। इस प्रकार के प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैशेस में बड़े बड़े नेताओं के मारे जाने का हमारे देश में लंबा इतिहास है। आपको याद होगा, अभी पिछले ही साल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एयर इंडिया क्रैश में मारे गए थे। 12 जून 2025 को हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़े एयरप्लेन क्रैशेस में से एक हुआ था एयर इंडिया प्लेन क्रैश, याद कीजिए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। इतना बड़ा एयर क्रैश हुआ पिछले ही साल, उसकी यादें तो अभी हमारे देश के लोगों के मन में ताजा होंगी। उनसे पहले कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया, लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन भी ऐसे ही इन हवाई हादसों में हो चुका है। और आपको याद होगा, बिपिन रावत, जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी। इतने सारे लोगों को हमने प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैशेस में, हवाई हादसों में खो दिया है। आज यह सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में इतने सारे एयर क्रैशेस क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे पहले डीजीसीए को इस बारे में सोचना होगा। अगर डीजीसीए में कोई कमी है तो फिर डीजीसीए की उस कमी को ढूंढकर ठीक करना होगा। अब थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में भी आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी अक्सर ऐसा होता रहा है। आज आपके सामने 3 नाम मैं आपको बताता हूं महाराष्ट्र की राजनीति में, गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन, और उनके बाद आज अजीत पवार महाराष्ट्र के तीसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिनका अचानक से निधन हुआ है। जून 2014 में गोपीनाथ मुंडे की जो कार थी वो दिल्ली में अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गोपीनाथ मुंडे उस समय भारत के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय भारत सरकार के, और एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और अस्पताल उन्हें ले जाया गया। जब उनकी कार की दुर्घटना हुई, वो भी दिल्ली में उनके घर के पास, इलाज के दौरान 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इसी प्रकार से प्रमोद महाजन जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी भी 56 वर्ष की उम्र में अचानक से मृत्यु हो गई। अप्रैल 2006 में उनके अपने ही सगे छोटे भाई प्रवीण महाजन ने उन पर 4 गोलियां चलाई। लगभग 13 दिनों तक इलाज के बाद 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन का भी निधन हो गया था। और आज महाराष्ट्र ने अपना एक और इतना बड़ा और दिग्गज नेता खो दिया अजीत पवार के रूप में। तो महाराष्ट्र की राजनीति के तीसरे ऐसे बड़े नेता हैं अजीत पवार, जो अचानक से, किसी ने सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की थी, और अचानक से इस दुनिया से चले गए। अब अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में और खास तौर पर एनसीपी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। अब तक अजीत पवार कुल 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति थे, वो खुद, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनके आसपास के जितने लोग थे, उनके कार्यकर्ता जो थे, वो सब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। और अजीत पवार ने ऐसा नहीं है, कई बार कोशिश की, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हम जिंदगी भर भागते रहते हैं अपने किसी न किसी सपने को पूरा करने के लिए। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे,
बहुत करीब पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन अब इस समय उप मुख्यमंत्री थे। आज भी वो सोचते होंगे 66 वर्ष की उम्र में कि एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। लेकिन इंसान की इच्छा हमेशा पूरी नहीं हो पाती। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। तो वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अपनी इसी अधूरी इच्छा के साथ अजीत पवार आज इस दुनिया से चले गए। अजीत पवार के निधन के बाद अब सबके मन में 3 सवाल है। पहला, एनसीपी का नेतृत्व अब कौन करेगा? दूसरा, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर इसका क्या असर होगा? और तीसरा, क्या दोनों एनसीपी पार्टियां जो हैं क्या अब उनका विलय हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, एनसीपी एक पारिवारिक पार्टी रही है। शरद पवार की यह पार्टी थी और शरद पवार की इस पार्टी में पहले तो अजीत दादा पवार ने बहुत मेहनत से अपने चाचा के साथ काम किया, बड़े नेता बने और फिर अचानक से उन्होंने शरद पवार को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। और फिर ये जो एनसीपी है, जो असली पार्टी एनसीपी है, वो अजीत पवार के पास आ गई और शरद पवार और उनकी पुत्री सुप्रिया सुले, उन्हें जरूर ऐसा लगा होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। दोनों के बीच में एक दरार आ गई थी। दोनों के बीच जो संबंध थे वो भी काफी हद तक खराब हो गए थे, क्योंकि शरद पवार ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका भतीजा एक दिन अपनी अलग पार्टी बना लेगा और अलग नहीं, उन्हीं की पार्टी को ले लेगा। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि तमाम मतभेद इनके बीच में रहे, लेकिन तभी भी पूरी तरह से संबंध विच्छेद कभी नहीं हुए। और आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची और वो कह रही थी कि सबका लाडला चला गया, उससे अब एक अटकल जरूर लग रही है कि हो सकता है कि अब ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से इनका विलय हो जाए। तो पहला जो ख्याल है वो परिवार की तरफ ही जाता है। इस समय अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं और वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे। वहीं छोटा बेटा जय पवार अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है। ऐसे में भावनात्मक रूप से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी के नेतृत्व का सबसे मजबूत दावेदार माना जा सकता है, माना जा रहा होगा। हालांकि प्रफुल्ल पटेल अभी हैं जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन बारामती की जनता से उनका जो सीधा जुड़ाव रहा है, महाराष्ट्र की जनता से उनका और उस परिवार का जो सीधा जुड़ाव रहा है, सालों से अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी भी जमीनी स्तर पर काम करती रही है, लेकिन उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है। लेकिन पार्टी को टूटने से बचाने के लिए हो सकता है कि नेतृत्व उन्हें भी सौंपा जा सकता है। हालांकि आज ही उनकी मृत्यु हुई है और देखिए शाम तक ये बातें चलने लगी, लेकिन यही तो राजनीति है। इस समय जो है प्रफुल्ल पटेल भी हो सकता है कि वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वो सबसे अनुभवी चेहरा हैं इस समय पार्टी के। और यह भी हो सकता है कि शरद पवार का परिवार अपनी तरफ से यह ऑफर करे कि इन दोनों पार्टियों का विलय एक साथ कर देना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस समय एनसीपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। अजीत पवार पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के बहुत मजबूत सहयोगी बनकर उभरे थे। महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय एनसीपी के पास 41 विधायक हैं और बीजेपी के साथ शिवसेना भी है। फिलहाल महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या दोनों एनसीपी पार्टियों का विलय होगा? शरद पवार की एनसीपी इस समय विपक्ष में है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी सरकार में है और एनडीए गठबंधन के साथ है। ऐसे में अगर दोनों एनसीपी का आपस में विलय होता है तो शरद पवार को भी एनडीए में शामिल होना पड़ेगा, या हो सकता है इस प्रकार का कोई नया फॉर्मूला बनाना पड़े। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं। हम कह नहीं सकते कि आगे अजीत पवार का जो परिवार है वो क्या तय करेगा, या फिर जो शरद पवार का परिवार है वो इस बारे में क्या तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, एनसीपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ही, और लोगों ने कम से कम आज इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब हम आपको
एक कुत्ते की वफादारी की ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में भी शायद आंसू आ जाएंगे। अमेरिका के मशहूर व्यंग्यकार जोश बिलिंग्स ने 19वीं सदी में लिखा था, अ डॉग इज द ओनली थिंग ऑन अर्थ दैट लव्स यू मोर देन ही लव्स हिमसेल्फ। यानी कुत्ता धरती का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने आप से ज्यादा आपको प्यार करता है, यानी अपने मालिक को प्यार करता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई एक कहानी जोश बिलिंग्स के इस कथन को बिल्कुल सच साबित करती है। 22 जनवरी को चंबा के भरमाणी देवी मंदिर की ऊंचाइयों पर लगभग 3 फीट मोटी बर्फ जमा थी। बर्फबारी हो रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, 0 से नीचे तापमान था और इस ठंड में 2 भाइयों की मौत हो गई क्योंकि वो इस बर्फ में फंस गए। इन दोनों भाइयों के नाम है 19 साल का विकसित राणा और उनका छोटा भाई 13 साल का पीयूष राणा। सोचिए, 2 लड़के 19 साल और 13 साल दोनों की उम्र है। ये दोनों बर्फ के बीच रील्स बनाने के लिए निकले थे। सोशल मीडिया पर रील्स बनानी थी, वीडियो बनाने के लिए इस बर्फ के बीच में आ गए। लेकिन रील्स बनाते समय वो बर्फ में फंस गए क्योंकि मौसम बहुत खराब था, लगातार बर्फबारी हो रही थी और फिर वो यहां से निकल ही नहीं पाए। और इन दोनों भाइयों के साथ उनका 1.5 साल का एक पिटबुल डॉग था जिसे वो प्यार से जोनू कहते थे। हमारे समाज में जिस पिटबुल डॉग को बहुत खतरनाक माना जाता है, ये पिटबुल डॉग 4 दिन तक दोनों भाइयों के शव के पास खड़ा रहा, 1 मिनट के लिए भी वहां से हिला नहीं। ना इसने खाना खाया, ना इसने पानी पिया, ना इसने धूप देखी और ना ही अपनी उम्मीद छोड़ी। सोचिए, जिस बर्फीले मौसम में दोनों भाइयों की जान चली गई, वहीं उसी बर्फीले मौसम में इतनी ठंड में ये छोटा सा पिटबुल वहां पर डटा रहा। बर्फ में इस कुत्ते के पंजे नीचे तक धंस चुके थे, इसका शरीर जम रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल था कि ये दोनों भाई कब उठेंगे। 25 जनवरी को इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स इन दोनों भाइयों की तलाश में निकले और अगले दिन 26 जनवरी को उन्हें बर्फ में दबे इन दोनों भाइयों के शव दिखाई दिए और उनके पास खड़ा था उनका ये पिटबुल डॉग। जब रेस्क्यू टीम इन शवों को उठाने के लिए वहां पर पहुंची, तब भी ये कुत्ता वहां से हटा नहीं, क्योंकि पहले उसे लगा कि ये टीम उसके मालिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है, इसलिए तब भी उनकी रक्षा करता रहा। काफी कोशिशों के बाद इस पिटबुल को यह यकीन दिलाया गया कि जो रेस्क्यू टीम आई है ये मदद करने के लिए आई है, और तब जाकर इस कुत्ते ने उनका रास्ता छोड़ा। सोचिए, जहां इंसान हालात से हार गया, वहीं एक बेजुबान वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। यह घटना हम सभी के लिए एक आईना है। इंसान होते हुए भी हम रिश्तों से भागते हैं और जानवर होकर भी ये जो पिटबुल है ये अपना रिश्ता निभा गया। इस कहानी के बाद मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में भी क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे मौसम में 4 दिन तक आपके पास ऐसे ही खड़ा रहे? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके सबसे मुश्किल समय में इस प्रकार से आपका साथ दे सके, आपके माता पिता को छोड़कर? मैं जानता हूं कोई भी मां अपने बेटे के लिए यही कर सकती है, कोई भी पिता करेगा। माता पिता को इसमें से हटा दीजिए, लेकिन माता पिता को छोड़कर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस कुत्ते की तरह लगातार आपकी रक्षा करता रहे और वहां से हटे नहीं? यह सवाल आज अपने आप से जरूर पूछिएगा। और इंसान कितनी जल्दी भागते हैं, इंसान कितनी जल्दी डर जाते हैं, इंसान कितनी जल्दी रिश्तों को तोड़ देते हैं। और ये जानवर, जो कि इंसान से ज्यादा समझदार नहीं माना जा सकता, इंसान तो अपने आप को ही सबसे समझदार मानता है, ये जानवर रिश्तों की अहमियत को समझता है, ये जानवर लॉयल्टी को समझता है, और ये जानवर अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है, जो कि इंसान नहीं समझता। तो अगर रिश्तों को निभाना सीखना है, किसी के प्रति सच्चाई से उसके साथ खड़े रहना क्या होता है वो सीखना है, तो आज आप इस जानवर से सीखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कुत्ते तो हमारे साथ हमेशा अपना साथ बनाकर रखते हैं, हमारे साथ हमेशा वफादारी करते हैं, लेकिन तेलंगाना में कुछ लोगों ने सैकड़ों कुत्तों को अब तक जहर देकर निर्मम तरीके से मार डाला है।
कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक से पहले एक कुत्ते की वफादारी की कहानी आपको दिखाई, लेकिन देखिए इंसान क्या करता है। तेलंगाना में पिछले 30 दिनों में 1000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स की हत्या की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि जहरीला इंजेक्शन देने के लिए आंध्र प्रदेश से कुछ लोगों को तेलंगाना के गांवों में लाया गया है, जिन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जो एक कुत्ते को जहर देने के लिए 400 से 500 रुपए तक चार्ज करते हैं। और ऐसा सिर्फ एक गांव में नहीं हुआ, बल्कि सामूहिक हत्याओं के पीछे यही खतरनाक पैटर्न दिख रहा है। 25 जनवरी को हनमकोंडा जिले में एक NGO की शिकायत पर यह केस रजिस्टर हुआ और इसमें 200 स्ट्रे डॉग्स को इसी तरह जहर देकर मारा गया। यानी लगातार वहां से एक जो खबरें आ रही हैं, अब जो नई खबर आई है वहां इससे यह है कि 200 और कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है और वहीं के लोकल कब्रिस्तान में इन्हें दफना दिया गया। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति अब तक नहीं दिखाई है। एनिमल राइट्स और उससे जुड़े NGOs कहते हैं कि तेलंगाना में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन राज्य सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। सरकार को यह पता करना चाहिए कि आखिर गांव-गांव में जहर वाले ये इंजेक्शन कैसे पहुंच रहे हैं, इन्हें कौन बेच रहा है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तेलंगाना में कुत्तों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे।
गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दें, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दें, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने राज लोगों को बहुत सोच समझ कर बताएं, क्योंकि अच्छे वक्त में बताए गए राज बुरे वक्त में बहुत नुकसान देते हैं। नमस्कार।